हेलो एवरीवन, जय हिंद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 6 का हिस्ट्री। चैप्टर नंबर 7 है मौर्य साम्राज्य। यहाँ पे कुछ बूझो तो जाने जैसी पहेलियाँ दे रखी हैं, उसके बारे में आपको पहेलियों के आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पे मेगास्थनीज की बात की जा रही है। मेगास्थनीज ने अपनी भारत यात्रा विवरण में उन चीज़ों के बारे में जिक्र किया है जो उसे आश्चर्यजनक लगी। क्या तुम बता सकते हो उसने किन के बारे में लिखा होगा? पहला यहाँ पे पहेली दे रखी है। उसने बोला कि इनकी जड़ें तनों से उगती हैं। ऐसा कौन सा वृक्ष है जिनकी जड़ें जो हैं वो तनों से उगती है? इनकी छाया में 400 लोग एक साथ रह सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या है? बरगद है। बरगद की जो जड़ें होती हैं, आप देखते होंगे, वो कहाँ से उगती हैं? वो उनकी तनों से उगती हैं। और इसके जो बहुत बड़ा वृक्ष होता है, बैनियान ट्री इंग्लिश में कहते हैं इसको, और इसकी छाया में कम से कम आप 400 लोग रह सकते हैं। अगला पहेली था उनका, बिना मधुमक्खी के शहद निकलता है। तो बिना मधुमक्खी के शहद किस में निकलता है? गन्ना हमारा होता है। गन्ने में आप देखते होंगे मीठा मीठा है, तो उसी को उसने बोला था, बिना मधुमक्खी के शहद निकलता है। ऊन पेड़ों से उगती है। जो कपास का पेड़ होता है फ्रेंड्स, तो जो कपास मिलता है वो कहाँ से मिलता है? पेड़ों से मिलता है। इसलिए उसने कहा ऊन जो है पेड़ों से उगती है। पॉइंट नंबर 4 था, पक्षी जो मनुष्य जैसे बोलते हैं। ऐसा पक्षी कौन है जो मनुष्य जैसा बोलता है? तो तोता होता है, यानी कि पैरट है। पैरट किस तरह का बोलता है? जैसे मनुष्य की तरह वो बोलता है। अब आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर का में पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? तो उत्तर में लिखेंगे हम लोग, चंद्रगुप्त मौर्य मगध का सम्राट और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। तो आपसे अगर पूछा जाता है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो आप लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 2 है, चाणक्य और मेगास्थनीज की पुस्तकों के नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। तो चाणक्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। प्रश्न नंबर गा है, कलिंग युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया? युद्ध का क्या परिणाम हुआ? तो उत्तर में लिखेंगे फ्रेंड्स, कलिंग युद्ध अशोक और कलिंग के राजा के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। इस युद्ध के बाद अशोक ने कभी ना युद्ध करने का निश्चय किया। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अशोक ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? इस धर्म के प्रसार के लिए उसने क्या किया? उत्तर में लिखेंगे, कलिंग युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए तथा बहुत बड़ी संख्या में घायल हुए। इससे अशोक बहुत दुखी हुआ तथा उसने निश्चय कर लिया कि वह भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेगा, और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया तथा अहिंसा का पालन करने लगा। तो ध्यान में रखेंगे, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? उत्तर में लिखेंगे, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह 4 सिंहों वाली आकृति है, जिसमें 3 सिंह ही दिखाई देते हैं। एक पीछे की ओर होने के कारण क्या होता है? दिखाई नहीं देता है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, भारत का राष्ट्रीय राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय पुष्प क्या है? ये 2 चीज़ आपको कमेंट करके भारत बताना है। और राजकीय जंतु क्या है, ये भी आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मौर्य के प्रशासन का वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे मौर्य का प्रशासन। तो इसमें लिखेंगे फ्रेंड्स, मेगास्थनीज की इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्य प्रशासन तंत्र की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में शासन के सारे अधिकार थे। उसकी सहायता के लिए एक परिषद थी जिसमें बुद्धिमान सदस्य राजा को सलाह देते थे। प्रशासन के लिए साम्राज्य 3 स्तरों में बटा था, केंद्र, प्रांत, जनपद, जिसको शहर और गांव इसके अंतर्गत आते थे। इस समय नौकरशाही व्यवस्था थी। वेतन नगद राजकोष से दिया जाता था। राजा दौरा करके प्रांतों से लेकर गांव तक की खबर रखता था। गुप्तचर पूरे साम्राज्य की सूचना राजा को देते थे। बाहरी आक्रमण और आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए पैदल, हाथी और घोड़े से निर्मित थल सेना थी। कृषि कार्य
कृषि कर, सिंचाई कर, व्यापार कर आय के मुख्य स्रोत थे। राज्य के जंगलों और खानों पर राज्य का स्वामित्व था। राज्य सेना के लिए हथियारों का निर्माण करते थे। लगभग 2500 वर्ष पूर्व का यह मौर्यकालीन प्रशासनिक ढांचा आज भी हमारे देश के ढांचे से मिलता है। प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ पे सही और गलत बताएं। कौन सा इसमें सही है, कौन सा गलत है, उसके सामने आपको बताना है। पॉइंट नंबर 1 है, अशोक ने अपना साम्राज्य विस्तार के लिए कई युद्ध किए। तो बिल्कुल सही है, उसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए बहुत से युद्ध किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया। इस बात बिल्कुल सही है। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो किसको हराए थे? सेल्यूकस को। अशोक का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार था। ये बात बिल्कुल गलत है। अशोक का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना मुख्यमंत्री नियुक्त किया। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि उसी की सहायता से चंद्रगुप्त ने मगध पर विजय प्राप्त की थी घनानंद को हरा करके। उसके फलस्वरूप चंद्रगुप्त को चाणक्य ने वहाँ का राजा बनाया और चाणक्य उसका मुख्यमंत्री नियुक्त हुआ। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, सही जोड़े बनाएं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि जोड़े मिलाने के लिए पाटलिपुत्र नगर की बात करते हैं तो पाटलिपुत्र नगर 6 परिषद के द्वारा शासित था। जो पाटलिपुत्र नगर था वो 6 परिषद द्वारा शासित था। धम्म महामात्य क्या थे? तो दो धम्म महामात्य थे, वो प्रजा को सही राह दिखाने वाले अधिकारी थे। कौन थे ये धम्म महामात्य? ये प्रजा को सही राह दिखाने वाले अधिकारी थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को क्यों प्रशिक्षित किया था? उन्होंने नंद वंश के शासकों को परास्त करने के लिए चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया था। अशोक ने अपने पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेजा। किस लिए भेजा था? तो उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था। किसने? अशोक ने। पता कीजिए और लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, अशोक की लाट पर बने 4 सिंगों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया गया है? उत्तर में लिखेंगे, अशोक की लाट पर बने 4 सिंगों को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। इसका प्रयोग भारतीय मुद्रा एवं केंद्र सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों एवं सैनिकों की वर्दी पर किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से किसे आप सही एवं किसे गलत मानते हैं? अपना उत्तर सही के निशान और अथवा गलत के निशान से स्पष्ट करें। देखिए यहाँ पे कौन कौन से क्रियाकलाप दे रखे हैं। पहला यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, दूसरों के लिए गलत बातें करना। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम दूसरों के लिए कभी भी हमें गलत बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, दूसरों के साथ समानता के व्यवहार। तो बिल्कुल सही है, आपको दूसरों के साथ समानता के व्यवहार करना है। प्रेम पूर्वक बोलना, ये बात भी बिल्कुल सही है, आपको किसी के साथ प्रेम पूर्वक ही बात करनी चाहिए। लड़कियों को समान अधिकार देना, ये भी बात बिल्कुल सही है। रूढ़िवादिता को बढ़ावा नहीं देना है। लैंगिक पूर्वाग्रह को बढ़ावा नहीं देना है। लड़कियों को समान अधिकार देना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये बात बिल्कुल सही है। आपस में मारपीट करना, ये बात बिल्कुल गलत है, कभी भी आपस में मारपीट ना करें। प्राणियों एवं जीव जंतुओं की सुरक्षा, बिल्कुल सही है। आपको क्या करना है, जो प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, उनकी सुरक्षा भी आपके लिए आपका दायित्व होता है। बाल मजदूरी को रोकना, ये भी बिल्कुल सही है, आपका दायित्व है कि बाल मजदूरी को रोका जाए। वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना है, बिल्कुल सही है, ये हमारे पर्यावरण के लिए अति आवश्यक है वृक्षारोपण, क्योंकि इसके अगर हम अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करेंगे तो हमारा जो पर्यावरण रहेगा संतुलित रहेगा और उसमें वायु प्रदूषण होने की संभावना बिल्कुल कम रहेगी। सो इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।